चलो, गुड मॉर्निंग। शैल वी स्टार्ट? चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 4। आ गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4। एक बार पढ़ लेता हूं, ध्यान देना। द दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 100 each. Delhi Artware Limited issued how many shares? 50,000 equity shares of rupees 100 each at and 1 lakh preference shares of rupees 100 each. तो दो दो प्रकार के शेयर्स क्वेश्चन में इशू किए गए हैं। 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। Share capital was to be collected as under. Equity shares are to be collected like this and preference shares are to be collected like this. Equity shares 25 on application, 20 on allotment, first call and final call. Please take the total of these calls. Is it 100? तो 100 रुपए का शेयर कितने में इशू किया गया है? 100 रुपए में। एंड इस साइड की भी टोटल ले लो, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी एट पार ही इशू किए हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिकॉर्ड करने का कोई सवाल नहीं आता है। ऑल दीज शेयर्स वेर सब्सक्राइब्ड। फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन 42,000 इक्विटी शेयर्स and 88,000 preference shares. Prepare the cash book and journalize the remaining transactions in the books of the company. Prepare the cash book and journalize the remaining transaction in the books of the company. चलो सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्या बोला है? प्रिपेयर द कैश बुक एंड जर्नलाइज द रिमेनिंग। रिमेनिंग का अर्थ क्या है? जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं वो जर्नलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री। उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इज इट राइट और नॉट? हाँ दोस्तों, फाइनल कॉल के केस में बस 42,000 इक्विटी शेयर्स का पैसा आया है, बाकी तीनों कॉल्स यानी कौन से? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। देखो दोस्तों, 50,000 इक्विटी शेयर्स इशूड है, सारे के सारे सब्सक्राइब्ड है, तो ये हमारा फुल सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। बस फाइनल कॉल में कुछ 8,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स ने, 8,000 कैसे निकाला समझा आपको?
50,000 माइनस 42,000, 42,000 शेयर होल्डर्स ने शेयर कॉल पे करा, मतलब 8,000 शेयर होल्डर्स ने शेयर कॉल पे नहीं किया, तो वो पैसा हम कौन से अकाउंट्स को भेजेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भेजेंगे, बराबर है कि नहीं? नहीं तो फाइनल कॉल अकाउंट में भी रख सकते हो इफ यू वांट टू। आर यू ऑल गेटिंग इट? फाइनल कॉल अकाउंट में भी रख सकते हो या फिर कॉल्स इन एरियर्स में भी भेज सकते हो, इट इज अप टू यू। देखते हैं क्या करना है। आगे बढ़ू दोस्तों। सिमिलरली 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए हैं, बदले में 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स सब्सक्राइब किए लोगों ने, हमने अलॉटमेंट भी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की कर दी। सभी कॉल का पेमेंट सिस्टमैटिक तरीके से रेगुलर बेसिस पे हुआ, सिर्फ फाइनल कॉल 88,000 शेयर होल्डर्स ने पे किया, मतलब 12,000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, तो हमें वो एक एडजस्ट करना पड़ेगा। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? चलो लेट्स राइट डाउन द कैश बुक। तो कैश बुक बनाते हैं, जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। चलो बिगिन। कैश बुक का फॉर्मेट आपको पता है, रिसिट रुपीज। अब पेमेंट साइड ज्यादा लगेगा क्या अपने को? मुझे तो नहीं लगता कि एक भी पेमेंट करना है हमें। प्लस कैश बुक में हमें कोई ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है, तो हमें बस ये जो एंट्रीज है वो कैश बुक में दिखानी है, दैट्स इट। ओके दोस्तों। हाँ, तो मैं थोड़ा सा रिसीट साइड बड़ा बनाता हूं क्योंकि मुझे लिखना है वहां पे। तो लिखेंगे दिल्ली आर्टवेयर लिमिटेड। सॉरी, पर्टिकुलर्स नहीं लिखना है, रिसीट्स। रिसीट्स रुपीज। पेमेंट साइड जानबूझ के थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि उस साइड में कुछ भी नहीं आने वाला है। ओके, एक 12 लाइन का कैश बुक बना दो। बना दिया। चलो, उसके बाद हम जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल के लिए हमें लगेंगे एक 10 लाइन, 10 से 12 लाइन। अगर रिक्वायर्ड है तो बाद में फॉर्मेट एक्सटेंड कर लेंगे, अभी फिलहाल आप 10-12 लाइंस का फॉर्मेट बना दो। डन। चलो लेट्स स्टार्ट। 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स
का एप्लीकेशन मनी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, पहला इवेंट, पहला ट्रांजैक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स का कितना पैसा जमा हो जाएगा? 25 रुपए के हिसाब से, जरा कैलकुलेटर पे करिए, 50,000 इंटू 25, 12,50,000, एंड 1,00,000 इंटू 20, 20,00,000, कुल मिला के 32,50,000 आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। इज इट राइट? चलो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, 50,000 इक्विटी शेयर्स इंटू व्हाट इज द कॉल मनी? 25 रुपीज। 50,000 इंटू 25, 12,50,000. Do you all agree with this? Similarly, on the same date, bank account debit to preference share capital account. एक लाख प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 each. Sorry, not 100, 20 rupees each. How much? 20 lakhs. करेक्ट है क्या दोस्तों? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वेरी गुड। ओके फाइन, डन। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्चुअली जर्नल एंट्री आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन स्पेसिफिकली आस्क्ड टू जर्नलाइज द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस। इज दिस मैटर क्लियर? फाइन। तो इसका जर्नल में कोई इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत है। दिस इज अ जर्नल ओनली। कैश बुक याद है ना आपको? कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक ओनली, तो यहाँ पे ही जर्नल है ये। ओके, डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग करेंगे इसके हिसाब से, वो भी कौन से अकाउंट में? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, क्योंकि कैश अकाउंट का जो लेजर बुक है, लेजर अकाउंट है, वो यही है अपना। इज इट राइट? फाइन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम शेयर्स अलॉट कर देंगे। जितने शेयर्स के एप्लीकेशन मनी आए हैं उतने ही शेयर्स हमें अलॉट करने हैं। चलो, शेयर अलॉटमेंट की एंट्री तो अभी हमें जर्नल में लिखनी पड़ेगी, बिकॉज इसमें कोई बैंक अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। बोलो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दोस्तों कंबाइन एंट्री मारेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जितना अमाउंट आपने क्रेडिट किया था अर्लियर, उतना ही अमाउंट हमें डेबिट करके इस अकाउंट को जीरो कर देना है। बोलिए कितना अमाउंट क्रेडिट किया था? 12,50,000। तो अब 12,50 डेबिट होंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 10 लाख। 20 लाख से क्या? ओके। 2, दोस्तों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा पूरा का पूरा अलॉटमेंट कर दिया हमने, पूरे शेयर्स हमने अलॉट कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त बताने की जरूरत नहीं है कि फेस वैल्यू पे कैपिटल रिकॉर्ड करना है। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो दोस्तों इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मुझे भेजना कहाँ पे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,50,000। एंड प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन का पैसा मुझे भेजना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 लाख। वन मोर डाउट सर, क्या हम इंस्टेड ऑफ पासिंग कंबाइन एंट्री अलग अलग एंट्रीज कर सकते हैं? 2 एंट्रीज करने पड़ेंगे फिर आपको। पहली एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दूसरी एंट्री प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ में आया क्या दोस्तों? बात खत्म। चलो आगे बढ़े। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर्स अलॉटेड, और डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिखो बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटेड। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री हो चुकी है। ऐसे ही अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का अकाउंटिंग आप लोग करोगे। शांत दिमाग से अपने आप से करना, कुछ डाउट्स है तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन हम डिस्कस कर सकते हैं, चलेगा? अपने आप से सॉल्व करना है बिना चर्चा किए। ओके करो। अभी आप कौन से इवेंट को रिकॉर्ड करोगे? अलॉटमेंट कॉल करना है आपको, फिर उसकी एंट्री कहां पे आएगी? अलॉटमेंट कॉल की जर्नल में आएगी, और पैसा मिलने की एंट्री कैश बुक में। आर यू गेटिंग इट? सर अलॉटमेंट कॉल की एंट्री हम कंबाइन करें या अलग अलग करें? कंबाइन करनी है। कंबाइन मतलब क्या? दो एंट्री को कंबाइन करके दिखाना है। इज इट राइट और नॉट? हाँ। देन उसके बाद नहीं तो दो अलग अलग कर दो, वैसे भी दो बार लिखना ही है हमें, क्या फर्क पड़ता है? आर यू गेटिंग इट और नॉट? बस नरेशन एक कॉमन हो जाएगी आपकी। बस मैं बोलता हूँ नरेशन मत लिखो अभी, आप एग्जाम में डायरेक्टली लिखो, चलेगा? हाँ, नहीं तो शॉर्ट बट स्वीट नरेशन अभी लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन आर कंपलसरी, बट याद रखना। ओके, तो अलॉटमेंट की एंट्री, उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जितना आपने कॉल किया था अलग अलग एंट्रीज करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल की एंट्री अलग करो, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कॉल की एंट्री अलग करो। सुन लो मेरी बात को, दोनों कॉल की एंट्री अलग करो। फिर अलॉटमेंट कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री कहां पे जाएगी? कैश बुक में। वहां पे तो हमें दो इफेक्ट दिखाने ही पड़ेंगे। इज इट राइट? हाँ। उसके बाद आप लोग फाइनल फर्स्ट कॉल करोगे। फर्स्ट कॉल भी सभी लोगों ने पे किया है। फर्स्ट कॉल करने की एंट्री दो होगी अलग अलग, इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग। फिर फर्स्ट कॉल रिसिप्ट की एंट्री कैश बुक में जाएगी, एंड फाइनल कॉल करने की एंट्री दो होगी अलग अलग, एंड कैश बुक में बस पैसे मिलने की एंट्री केयरफुली करना, क्योंकि फाइनल कॉल में से कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं। तो जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं उनकी एंट्री कहां पे दिखेगी? उनका बैलेंस हम कहां पे भेजेंगे? कॉल्सिन एरियर्स को। तो कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये वाली एक एंट्री होगी। एंड कॉल्सिन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कॉल फाइनल अकाउंट, ये वाली एंट्री जर्नल में दिखानी है। कैश आने की एंट्री कैश बुक में, सेकेंड वाला इफेक्ट जर्नल में। मैं बाद में दिखाता हूं आपको, चलेगा? चलो प्लीज सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट। जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे।
चलो आंसर चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, प्लीज चेक योर आंसर मित्रों। पहले कैश बुक चेक करते हैं। ये 1250 और ये 20 लाख की एंट्री हमने की थी। फिर अगली अलॉटमेंट कॉल रिसीव करने की एंट्री 10 लाख 30 लाख, ये दो इफेक्ट अलग अलग से दिखाया आपने। देन उसके बाद फर्स्ट कॉल के 15 लाख एंड 20 लाख आने की एंट्री, एंड फाइनल कॉल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाया होगा, आई होप सो आपने। 10,50,000 आए, 26,40,000 है। बाकी आपने, मुझे नहीं लगता कि टैली किया होगा, क्वेश्चन किया, टोटल लिया और क्या लिख दिया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आई कैन नॉट कॉल इट एज अ क्लोजिंग बैलेंस। तो मैं अगर स्टूडेंट होता तो बस मैं टोटल करके रखता, दैट्स इट। मैं कैरिड डाउन वगैरह नहीं लिखता, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप इसको क्लोजिंग बैलेंस कैसे बोल सकते हो, बराबर है कि नहीं। एनीवे, जर्नल एंट्री चेक करते हैं। ये पहले दो जर्नल एंट्रीज हमने देख लिए थे। फर्स्ट कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कॉल की एंट्री अपने की होगी ना, सॉरी, इसके पहले अपने एंट्री कौन सी मारी होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल की, बताऊं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना था 10 लाख, एंड इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 30 लाख, करेक्ट है क्या। उसके बाद ये फर्स्ट कॉल की एंट्री दिख गई आपको। उसके बाद फाइनल कॉल की दो एंट्रीज, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। Students may note that cash transactions have not been generalized as these are entered in cash book. इन्होंने कॉल सिनेरियर्स की एंट्री नहीं मारी क्या, तो इनका कॉल सिनेरियर्स अकाउंट इन्होंने ओपन नहीं किया है, तो बैलेंस कौन से अकाउंट में दिखेगा, शेयर कॉल अकाउंट में दिखेगा, बैंक में नहीं, बैंक में नहीं, कैश बुक में नहीं, कौन से अकाउंट में दिख रहा है इनका बैलेंस, शेयर कॉल अकाउंट में। शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने का बैलेंस दिखा रहा होगा, 30 लाख आने वाले थे ना, सॉरी 12,50,000 आने वाले थे, आए कितने हैं 10,50,000, तो 2 लाख का बैलेंस कौन से अकाउंट में दिख रहा होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सिमिलरली कितना 3,60,000 का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट में दिख रहा होगा। और आपके बुक्स में आपने अगर एंट्री पास की है तो आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना लिखा आपने 2 लाख टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और दूसरी एक एंट्री की होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 2,60,000 3,60,000 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो क्या बच्चों आपके दिमाग में ये बात घुस गई, बड़ा पैनिक क्रिएट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट का उपयोग किया है, उन्होंने कॉल्स इन एरियर्स का उपयोग नहीं किया है। उनके बुक्स में इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख का डेबिट बैलेंस दिखाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000 का डेबिट बैलेंस दिखाएगा। हमारे क्वेश्चन में, हमारे सॉल्यूशन में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 5,60,000 का डेबिट बैलेंस दिखाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? कोई गलत सॉल्यूशन है क्या अपना? नहीं, बस एक नोट लिखना एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, मनी not received on call, money not received on call have been transferred to calls in arrears account, have been transferred to calls in arrears account. One may keep this balance, one may keep this balance as it is, one may keep this balance as it is in share call account, in share call account. ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ू मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। तीन हो गए ना? पांच हो गया क्या? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाना, 6 को पेंडिंग रखो। दोस्तों कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस का टाइटल हमने कुछ लिखा था? नहीं ना? ठीक है, तो एक काम करिए, अगला हेडिंग लिखिए, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। दोस्तों वहां पे लिखना है आपको, रेफर पेज नंबर 169। फॉर थियरी एक बार गो थ्रू करता हूँ। कॉल्स इन एरियर्स वैसे हमने देखा है, व्हाट इज इट? कॉल्स इन एडवांस की बातें करनी है, चलेगा। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट्स, यानी किसकी बात हो रही है? कॉल्स की। यानी जब पैसा रिसीव करते हैं हम लोग, शेयर कॉल्स मनी रिसीव्ड इन फुल, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी सम मनी इज नॉट रिसीव्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स, मींस मनी रिसीव्ड इज लेस देन ड्यू, or there is a possibility that some shareholders may pay next call money also। एडवांस में अगले कॉल का भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट का कॉल किया था कंपनी ने, बट शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए, फाइनल कॉल के भी दे दिए। कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, फाइनल कॉल के जब करेंगे कॉल तब देंगे। कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट के वक्त ही पैसा अलॉटमेंट का ही नहीं दिया, पैसा नहीं मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। अगले कॉल का पैसा अब भी मिला बिना मांगे तो हम उसको कौन से अकाउंट को भेजेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ओके दोस्तों, पैसा वापस नहीं देती कंपनी। कंपनी ये नहीं बोलती है कि फ्यूचर वाले कॉल्स मान लो किसी शेयर होल्डर ने एडवांस में भर दिए
तो कंपनी वो पैसा रिसीव करके बस अपने बैंक अकाउंट में रख देगी। जब तक हम कॉल मनी का कॉल नहीं करते हैं तब तक क्या वो पैसे का उपयोग हम लोग कर सकते हैं कंपनी में? आंसर इज नो। तब तक वो हमारी लाइबिलिटी रहनी चाहिए। कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। डू यू ऑल एग्री विद दिस सेंटेंस? एंड कॉल्स इन एरियर्स इज एसेट ऑफ द कंपनी। दोस्तों ड्यू डेट का मतलब समझ लो। ड्यू डेट मतलब उस दिन पेमेंट करना जरूरी था। कोई एक आध शेयर होल्डर है जो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं कर रहा है तो मैं अकाउंटिंग के लिए रुकूंगा नहीं। मैं उसके पास से पैसे आने वाले हैं ऐसा दिखा के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जरूर क्रेडिट करूंगा और उसके पास से पैसे आने वाले ऐसा दिखा दूंगा। मैं पैसे आने वाले हैं वो कौन से अकाउंट में दिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, नहीं तो शेयर कॉल अकाउंट में। जो रिस्पेक्टिव कॉल आपका पेंडिंग है उस कॉल अकाउंट में भी बैलेंस दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बट कुछ शेयर होल्डर्स एडवांस में भी पैसा देते हैं तो हम ना नहीं बोलेंगे, पैसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन दिस टाइम यू कैन नॉट क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिकॉज अभी तक आपने कॉल किया नहीं है। आई होप माई पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। अगर एडवांस में कोई पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्रेडिट कौन सा अकाउंट करेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी की तरह दिखेगा और वो जब हम फ्यूचर में कॉल करेंगे, मान लो सभी शेयर होल्डर्स ने कॉल्स इन एडवांस के तौर पे सभी पैसे पे कर दिए। अपना पुराना वाला क्वेश्चन ही ले लो, 5 नंबर का, 4 नंबर का जो था वो, उसमें एप्लीकेशन के वक्त ही मान लो सभी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन के वक्त नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट के कॉल के वक्त मान लो सभी शेयर होल्डर्स ने सबका सब पैसा दिया होता, अगला भी, तो हम लोग क्या एंट्री मारते? बैंक अकाउंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? पैसा ज्यादा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट करना ही पड़ेगा। टू, जितना पैसा अलॉटमेंट का है उतना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कॉल अकाउंट को जाता, क्योंकि अलॉटमेंट का कॉल हम कर चुके हैं, बट अपने फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल अभी तक किया ही नहीं है। तो यू कैन नॉट क्रेडिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यू कैन नॉट क्रेडिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बिकॉज यू हैव नॉट येट मेड द कॉल। पहले कॉल करो फिर पैसे आते हैं तो उस अकाउंट का उपयोग करो। तो तब तक ये दोनों कॉल के जो पैसे आए हैं ना वो हम कौन से अकाउंट में रखेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो आपका कॉल्स इन एडवांस कौन सा बैलेंस दिखाएगा? क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, जिसमें 50,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का, सॉरी, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल का मनी होगा। समझ में आ रही है बात? अब मैंने फर्स्ट कॉल कर दिया कुछ दिनों के बाद, तो क्या वापस पैसे भरेगा शेयर होल्डर? नो। तो हमें उस वक्त बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, उस वक्त हमें कौन से अकाउंट का उपयोग करना है? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर है क्या दोस्तों? फ्यूचर में जब पैसे आने की बारी आएगी, मांगने की बारी आएगी, तब वो वापस पैसा नहीं देगा, तब बैंक के बदले हम कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे? ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से आपका कॉल्स इन एडवांस फ्यूचर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। तो कॉल्स इन एडवांस मीन्स मनी ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स रिसीव्ड बिफोर हैंड। Calls in advance is always credited with the entry for bank account, ठीक है ना? Whereas calls in arrears always क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है, calls in arrears का मतलब क्या है वो यहाँ पे दिया है, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे मेंशन की है। मैंने अभी जो बातें की वो ही बोल रहा हूँ, और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस की जर्नल एंट्री एज वेल एज सम एक्सप्लेनेशन इज गिवन। कुछ दिक्कतें आती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। डू यू गेट इट? नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं। आगे सब लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। Shreyas Limited did not receive the first call on 10 lakh equity shares at rupees 3 per share, which was due on 1/7/2021. Shreyas Limited did not receive first call on 10,000 equity shares at rupees 3 per share, which was due on 1/7/21. Okay. This amount was received on 1st
April 2022. Open calls in arrears account and journalize the entries in the books of the company on 1/7/21 and 1/4/22. सिचुएशन क्या है समझा आपको? श्रेयस लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिनको फर्स्ट कॉल के 30,000 रुपए, 10,000 इक्विटी शेयर है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, तो 30,000 रुपए नहीं आए, विच वॉज ड्यू ऑन विच डेट? 1 जुलाई 21। तो 1 जुलाई 21 को ड्यू था, मतलब एंट्री क्या मारी होगी 1 जुलाई को? कॉल की ये करने की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी और ये कॉल रिसीव करने का लास्ट डेट था, बराबर है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? हमने जब कॉल किया तब क्या एंट्री मारी होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी ये पैसा आया नहीं 10,000 शेयर का, 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए, तो हम क्या एंट्री मारेंगे? लिखिए जर्नल का फॉर्मेट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना शुरू करिए। जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली लिखिए, श्रेयस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, श्रेयस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। श्रेयस लिमिटेड जर्नल एंट्रीज फॉर्मेट बना दो। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। वन जुलाई 21 पैसा नहीं आया तो कौन से अकाउंट को डेबिट कर देंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए, 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 3 रुपए। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 30,000 रुपए। being call money not received transferred to share capital account, being call money not received transferred to share capital account। हो गया? अब क्या करें? 1 अप्रैल को ये अमाउंट वापस मिल गया, तो अगली एंट्री 1/4/22, 1/4/22 पैसे आ गए दोस्तों, 30,000 रुपए उस बंदे ने पे कर दिए। बोलो क्या एंट्री मारोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट 30,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। वेरी वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 टू कॉल्स इन एरियर्स। अगर मान लो ये 30,000 रुपए हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किए होते तो क्या सिचुएशन होता? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपयों का डेबिट बैलेंस दिखा रहा होता। सही बोला मैंने? और उस सिचुएशन में अगर 1 अप्रैल को पैसे आते तो क्या एंट्री मारते? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
बात यहां तक समझ में आ चुकी है? खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, खत्म हो गया। ओके फाइन। अब अगला टाइटल लिखना, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। फॉर डिटेल्स read theory on page number 170. Read theory given on page number 170. तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो शेयर होल्डर समय पे पेमेंट नहीं कर रहा है, क्या उसको इंटरेस्ट लगाना चाहिए? चाहिए ना, बराबर है ना? जो डिले कर रहा है पेमेंट में, उसको इंटरेस्ट लगाना ही चाहिए। पैसे की भी कुछ वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। इज इट राइट और नॉट? तो आज अगर वो मान लो 30,000 रुपए देने चाहिए उसको, और अगर वो मान लो 4 महीने के बाद दे रहा है, तो वो 4 महीने के बाद के 30,000 रुपए नहीं रहते, तो पेनल्टी इंटरेस्ट लगना ही चाहिए। अब अगला सवाल, क्या कंपनी ऐसा इंटरेस्ट लगा सकती है लॉ के मुताबिक? आंसर इज यस, बट वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए। लॉ की बातें ज्यादा यहाँ पे करनी नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो आपको ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि वो आर्टिकल्स में होना चाहिए एंड ऑल, बट फिर भी आपके बुक में दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना? बट इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। हमारा काम क्या होना चाहिए इससे अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो कितने रेट से करना है, और उसका कैलकुलेशन कहां से कहां तक होना है। ये दो चीजें बस हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि अकाउंट्स में हमें रियल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसके जर्नल एंट्री सीखने। अब जर्नल एंट्री आप ही बता दो, कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट हम लोग लगाएंगे, हम मतलब कौन? हम कंपनी वाले लोग कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ, इनकम या एक्सपेंस? तो ऑब्वियसली यू नो इनकम अकाउंट्स क्या होता है, और ये इंटरेस्ट किसके पास से रिकवर करना है? शेयर होल्डर के पास से। तो बोलो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट एक्स अमाउंट आ जाएगा, एक्स वाई जेड अमाउंट आ जाएगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आर यू गेटिंग दिस? हाँ चाहिए तो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप इतना लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, इतना लिख सकते हो। करेक्ट है कि नहीं? एंट्री आप खुद बता रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बराबर है? अब जैसे कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट लगाते हो, वैसे कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं? उस सिचुएशन में इंटरेस्ट इज व्हाट? देखो कितना आसान है, बोलो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये उस शेयर होल्डर को देना है ऐसा दिखेगा ना इस एंट्री के कारण। मान लो आपने बैंक से पे किया, तो फिर अगली एंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर उस बंदे ने पे कर दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग इट और नॉट? इतना आसान है। सवाल बस ये है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कहां से कहां तक का लगाना है, कॉमन सेंस से बताइए। एग्जैक्टली जिस दिन कॉल किया उस दिन से नहीं, कॉल करने के बाद भी हम कुछ पीरियड देते होंगे ना। आपने देखा ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, किसी पर्टिकुलर डेट पे कॉल किया जाता है और उसके बाद एक 20-25 दिन का गैप होता है, उसमें उन शेयर होल्डर्स को पैसे भरने का समय दिया जाता है। जो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से कहां तक का इंटरेस्ट लगना चाहिए? जब तक वो पे नहीं करता है तब तक का।
यानी पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी 7 नंबर के क्वेश्चन में बताइए इंटरेस्ट कहां से कहां तक का लगना चाहिए था, लगाना चाहिए था इंटरेस्ट। 1 जुलाई 2021 को ड्यू था अमाउंट, एंड उस बंदे ने पे किया है 1/4/2022 को। तो दोस्तों लगभग जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने, एंड आगे के 3 महीने, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना चाहिए। कौन से अमाउंट पे लगेगा? सब कॉमन सेंस का खेल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 30,000 रुपए पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? हाँ, तो दोस्तों उसके लिए हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लॉ नहीं, पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो उसमें कौन सा रेट मेंशन किया है वो देखना है हमें। बट एज पर कंपनी लॉ मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड रेट इज 10%। मैक्सिमम समझते हो? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा रेट नहीं लगाना है। किसके ऊपर? कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर। आर यू गेटिंग इट? एंड कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% ही देना है, उससे ज्यादा भी नहीं देना है। तो नहीं तो लोग एफडी बनाना बंद करेंगे और यहाँ पे शेयर्स के कॉल पे करके बैठेंगे। बराबर है कि नहीं? मैक्सिमम 12% है, मिनिमम नहीं बोला है। तो कंपनी 12% ही देना चाहिए ऐसा नहीं है। कंपनी ने 5% दिया कॉल्स इन एडवांस पे, तो चलेगा क्या? 15% दिया तो चलेगा क्या? कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 12% होना चाहिए। पैसे चार्ज करते समय 10% है, याद रखना। एंड इंटरेस्ट देते समय मैक्सिमम 12%। तो मेरे हिसाब से बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स लिखो यहां पे। चलो आगे बढ़ू। maximum rate of interest on calls in arrears is how much? 10%. Interest to be calculated on, sorry, calculated from, बताइए कहां से कहां तक का इंटरेस्ट निकालना है? ड्यू डेट से, फ्रॉम ड्यू डेट टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। डेट ऑफ रिसिप्ट बोलू क्या? डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। सही है दोस्तों? एंड जर्नल एंट्री, सॉरी वेट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज इनकम ना। बात खत्म दोस्तों। तो जर्नल एंट्री आपको वहां पे लिखी दी है मैंने, यहाँ पे देखो फॉर्मेट में सब लिखा हुआ है। ओके, यही चर्चा हम लोगों ने की। करेक्ट है क्या दोस्तों? डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए। ओके, चलो किसी को कोई गड़बड़ फास्ट ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? आराम से जा रहे हैं हम लोग, आराम से ही जाएंगे। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। फाइन। अब जैसे ये कॉल्स इन एरियर्स के इंटरेस्ट की बातें की हमने, वैसे ही कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट की बात करते हैं, चलेगा क्या? बोलो ना बच्चों। तो लिखिए मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज हाउ मच? 12%। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम का अर्थ समझते हो क्या?
मैक्सिमम मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल है ना यहाँ पे, फ्रॉम डेट ऑफ रिसिट, करेक्ट है कि नहीं? जिस दिन आपको एडवांस कॉल मिला वहां से इंटरेस्ट शुरू, टू द ड्यू डेट ऑफ कॉल, बराबर है कि नहीं बच्चों? टू द ड्यू डेट ऑफ कॉल। ओके, तीसरा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इज एक्सपेंडिचर। चलो बच्चों, डन है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। आ गए सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे? रश्मि लिमिटेड issued at par 1 lakh equity shares. Rashmi Limited issued at par 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable rupees 2.50 on application, 3 on allotment, 2 on first call, balance on final call. तो दोस्तों बैलेंस ऑन फाइनल कॉल बोला है मतलब क्या? देखो 2.5 रुपए आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 3 रुपए आपको अलॉटमेंट पे मिलेंगे, 2 रुपए आपको फर्स्ट कॉल पे मिलेंगे, टोटल कितना हुआ? 7.5 रुपए। और आपका शेयर है कितने का? 10 रुपए का। तो अगर आप 2.5 रुपए का बैलेंस बोल रहे हो जो नहीं आया है, जो अपना क्या होने वाला है, फाइनल कॉल होने वाला है, तो इनडायरेक्टली आप ये भी एज्यूम कर रहे हो कि शेयर्स आर इशूड एट पार। करेक्ट बोला मैंने? क्योंकि बैलेंस बोला है मतलब कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। वही इस क्वेश्चन में बोला होता कि ₹10 का शेयर है और इशू किया है 12.5 रुपए में, तो बैलेंस कितना होता? 5 रुपए होता, क्योंकि 12.5 लेने उसके। अभी तो 10 रुपए का शेयर है इतना ही बताया है, कितने में इशू किया है ये बताया नहीं है। 2.5 रुपए आप एप्लीकेशन पे ले लो, 3 रुपए आप अलॉटमेंट पे ले लो, एंड 2 रुपए आप फर्स्ट कॉल पे ले लो, एंड बचा हुआ सब पैसा फाइनल कॉल पे ले लो। तो मैं यही मान के जाऊंगा इस क्वेश्चन में कि मेरा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि शेयर्स आर इशूड एट पार, फेस वैल्यू पे इशूड है। चलेगा ना? हाँ, तो दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं, चलेगा? बेसिक इंफॉर्मेशन, आप भी लिखोगे तो बेहतर होगा। मेरी एग्जाम नहीं है, आपकी एग्जाम है। कुछ बच्चे तो ऐसा बर्ताव करते कि सर ही जाके वापस पेपर देने वाले, लिखने दो सर को, हम बैठेंगे आराम से। चलो, हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड? ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। वेट, शेयर्स इशूड हो गए, फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? ₹10।
अब इशू प्राइस भी मैं कितनी मान रहा हूँ, ₹10, जो कि कैसे कॉल की जाएगी, एप्लीकेशन के वक्त 2.50, अलॉटमेंट के वक्त ₹3, फर्स्ट कॉल के वक्त ₹2, एंड फाइनल कॉल बैलेंस दैट इज 2.5। करेक्ट है क्या दोस्तों? ऑल द शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। वाह, तो शेयर्स अलॉटेड कितने होंगे? 1 लाख। मिस्टर नायर, अब यहां से बात थोड़ी सी अलग हो गई। देखो, मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। तो पहला कॉल जब हमने किया था ना, तो उसने, नायर ने 10,000 शेयर पे अगले कॉल के पैसे भी दे दिए, ₹2.5। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर्स पे आया? 10,000 शेयर्स पे आया। ओके दोस्तों, हाँ, आगे बढ़ता हूं। द फाइनल कॉल विच वॉज मेड 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, तो फाइनल कॉल ड्यू कब हुआ? नायर जी ने तो पहले कॉल के वक्त ही आपको कौन से पैसे दे दिए? फाइनल कॉल के पैसे दे दिए। फाइनल कॉल ड्यू कब हुआ? 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद फाइनल कॉल किया कंपनी ने, एंड was fully paid except a shareholder having 1,000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrears। तो दोस्तों, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, बट आफ्टर 2 months उसने पेमेंट किया फाइनल कॉल प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर। कितने महीनों के लिए नायर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 3 महीनों के लिए। वेरी वेरी गुड। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। राइट डाउन जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। लिख रहे हो ना? चलो राइट डाउन फास्ट, आराम से जाना है बट फास्ट लिखना है। कंसेप्ट के वक्त धीरे धीरे जाएंगे, अभी सॉल्व करते समय थोड़ा सा पेसअप करना पड़ेगा ना। डेट्स तो क्वेश्चन में नहीं है, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। एक 1.5 पेज का पूरा फॉर्मेट बना दो। डेढ़ क्यों, 2 पेजेस का फॉर्मेट बना। सभी एंट्रीज कर रहे हैं ना दोस्तों? राइट फ्रॉम एप्लीकेशन टिल फाइनल कॉल। चार इवेंट्स है जिसमें 2-2 एंट्रीज, 8 एंट्रीज, एक एंट्री को 4 लाइन, 32 लाइन्स तो लगेंगी। बराबर है ना? और बाकी एक्स्ट्रा एक बफर में 4 एंट्रीज पकड़ लो, तो कम से कम आई थिंक 2 पेजेस तो लगेंगे ही। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन करके आप लाइंस कितने छोड़ने उसके बारे में इमेजिन कर सकते हो। चलो, शैल वी बिगिन?
शुरू से शुरू करते हैं। ये वर्किंग में मेरे सामने रखता हूं, चलेगा ना। बस इसमें ऐड क्या करना है, मिस्टर नायर जिसके पास कितने शेयर्स हैं, 10,000 है क्या, कॉल्स इन एडवांस पे कर दिया उसने, कॉल इन एडवांस। कौन सा कॉल पे कर दिया, फाइनल कॉल। एंड कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर्स है, 1000 शेयर्स है, कॉल्स इन एरियर से उसके, कौन से कॉल के, फाइनल कॉल के। ये फाइनल कॉल उसने एडवांस में पे किया है एट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के वक्त फाइनल कॉल पे किया है एडवांस में। चलो ये मैं स्लाइड आपके सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ, फटाफट फटाफट इवेंट्स बता दो। डेट्स तो क्वेश्चन में दिए नहीं है ना, या दिए हैं, नहीं दिए, तो सीरियल नंबर लिखेंगे, चलेगा ना। चलो तो पहली एंट्री, एप्लीकेशंस मिलेंगे 1,00,000 शेयर्स के 2 रुपए 50 पैसे के हिसाब से, फास्ट लिखेंगे अभी हम। बैंक अकाउंट डेबिट, मैं स्टूडेंट होता तो मैं ब्रैकेट में ऐसे कैलकुलेशन दिखाता, 1,00,000 शेयर्स इंटू 2.50, 2,50,000, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000 बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड। नंबर 2, चलो पहली एंट्री डन डनाडन। उसके बाद अलॉटमेंट भी उतने ही शेयर्स का करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरे के पूरे पैसे 2,50,000, 2,50,000, 1,00,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए ₹2.50 से। डू यू ऑल एग्री विद दिस? लगे हाथ में साइड में यहाँ पे बैलेंस शीट बनाता ही जाऊंगा, चलेगा ना। अब हर 2 एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाते, ओके। तो दोस्तों बैलेंस शीट में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या दिखेगा, 1,00,000, सॉरी 2,50,000, करेक्ट है कि नहीं। एंड बैंक बैलेंस कितना दिखेगा, 2,50,000, ओके दोस्तों। अब एक कंसेप्ट को हमें समझना है, इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के साथ उस कंसेप्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं जो आगे जाके मुझे पढ़ाना है, ओके। दोस्तों कैपिटल जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे कि ऑथोराइज्ड कैपिटल। डू यू नो व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, व्हाट इट इज, व्हाट इट इज। अच्छा, मतलब कंपनी जो मैक्सिमम कैपिटल इशू करना चाहती है वो नंबर, मतलब एक बार मैंने ऑथोराइज कैपिटल बता दिया, मान लो मैं एक कंपनी हूं, मैंने बता दिया कि मुझे पूरे जिंदगी में, मेरे पूरे लाइफ टाइम में आई एम गोइंग टू इशू 10,00,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये मैंने एक पहले ही बताना पड़ता है, कंपनी रजिस्टर करने से पहले ही आपको आपके कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा वो बताना पड़ता है। क्या उसके बाद फिर से कैपिटल नहीं इशू कर सकते हम लोग, उससे ज्यादा ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू कर सकते हो, कर सकते हैं, बराबर है उत्तर। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ऑथोराइज कैपिटल अपडेट करवाना पड़ेगा।
अभी ऑथोराइज कैपिटल का चक्कर क्या है, ऐसा क्यों किया होगा? रजिस्ट्रेशन के फीस जो होते हैं वो कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर आधारित होते हैं। बात पकड़ में आ रही है क्या? आरओसी को कंपनी रजिस्ट्रेशन का पैसा भरना पड़ता है, तो फ्यूचर में अगर आप ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाते हो तो और पैसे भरने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो इसीलिए वो ऑथोराइज कैपिटल का चक्कर रखा है, नहीं तो क्या जरूरत थी ये सब कंसेप्ट बनाने की। हाँ, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सब लोग सुन रहे हो क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात को। Authorized capital is the maximum capital that company can issue. In our question, is there any information given about authorized capital here? No. So, as per the information given in the question, what is the better assumption? कि मैंने जितने शेयर्स इशू किए हैं वही अपना ऑथोराइज कैपिटल है। तो कितने शेयर्स इशू किए हो? 1,00,000, और आपके एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख। बात खत्म। आपने इस क्वेश्चन में एज्यूम किया कि ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख रुपए। क्या सभी बच्चों को ऑथोराइज कैपिटल समझ में आया? अब अगला टाइप ऑफ कैपिटल है इशूड कैपिटल। कौन सा? इशूड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल रुपयों में बताना है आपको, कितना है? 10 लाख। अब अगला टाइप कौन सा है? इशूड कैपिटल। बताइए, हमने टोटल कितने शेयर इशू किए हैं? 1,00,000, और उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10। तो हमारा इशूड कैपिटल भी कितना हो गया? 10 lakhs। आर यू गेटिंग इट? अब अगला टाइप ऑफ कैपिटल है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सा? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्राइब? यू शुड बी नोइंग इट। इंटरनेट पे हम अलग अलग यूट्यूब चैनल क्या करते हैं? सब्सक्राइब करते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग फॉलो करते हैं। सब्सक्राइब भी बोल सकते हो। सब्सक्राइब करना है ना, मेंबरशिप लेना, यानी आपके शेयर जो 1,00,000 इशूड है उसमें से कितने शेयर सब्सक्राइब हो गए। तो बताइए, 1,00,000 शेयर इशू करते हो तो कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए कम से कम? 1,00,000 शेयर इशू करते हो तो कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए कम से कम? 90%। याद है ना आपको? 90% से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए, मोर देन 90% है। क्लियर है क्या? हाँ। अब ये फैक्ट रियलिटी अलग अलग हो सकती है हर कंपनी के लिए। किसी के सब्सक्राइब शेयर से 1,00,000 के बदले 1,00,000 हो सकते हैं, किसी के सब्सक्राइब शेयर से 1,00,000 के बदले 95,000 हो सकते हैं। तो कैन बी इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल बी डिफरेंट? यस। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो कोई बात ही नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मान लो सब्सक्राइब कैपिटल 1,25,000 शेयर का होता है, तो 1,25 नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 1,00,000 शेयर से लिखना है। डू यू गेट इट? जितने इशूड है उतने ही सब्सक्राइब्ड होते हैं मोस्टली शेयर्स, क्योंकि हम लोग अंडर राइटर को अपॉइंट करते ही है अगर ऐसा डाउट है तो। क्लियर है दोस्तों? हाँ, तो इशूड कैपिटल समझा आपको। रुपयों में बताओ इशूड कैपिटल कितना है? पहले शेयर्स में बताओ कितना है? 1,00,000 शेयर्स, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? अभी आप सभी बच्चों को ये तो याद है ना कि हमारा शेयर कैपिटल हमेशा हम लोग कौन से वैल्यू से क्रेडिट करते हैं? फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही दिखेगा, तो इसके बारे में निश्चिंत रहेगा। आर यू गेटिंग इट? शेयर कैपिटल हमेशा कौन से वैल्यू पे दिखाना है? फेस वैल्यू पे। आर यू गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इशूड कैपिटल हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। अभी आपका 100 रुपए का जो शेयर है, यहाँ पे कितने रुपए का है? सॉरी, 10 रुपए का। इसमें से आप पूरे के पूरे 10 रुपए एक साथ मांगते हो या इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगते हो? अगर आप एक साथ पैसे मांगते हो तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल भी 10 लाख रुपयों का ही होगा। आर यू ऑल गेटिंग इट? बट अगर आप अभी 2 रुपए 50 पैसे मांग रहे हो एप्लीकेशन के वक्त, तो जब एप्लीकेशन आए तब आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 1,00,000 शेयर इंटू 2,50, यानी 2.5 लाख रुपए का आपका अभी राइट नाउ कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 2,50,000। तो अभी आपके बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिख रहा है वो कौन सा कैपिटल है? अभी आपके बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिख रहा है 2.5 लाख रुपए, वो कौन सा कैपिटल है? कॉल्ड अप कैपिटल। यानी आपका इशूड कैपिटल 10 लाख है, सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख है, बट कॉल्ड अप कैपिटल कितना है?
2.5 लाख, अकाउंट्स में कौन सा दिखना चाहिए? कॉल्ड अप कैपिटल दिखता है। आर यू गेटिंग इट? अकाउंट्स में कौन सा कैपिटल दिखता है? कॉल्ड अप कैपिटल। लेकिन हमें ये सभी कैपिटल्स अपने शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज करने होते हैं बैलेंस शीट के फॉर्मेट। तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें ये सभी नंबर लिखने पड़ते हैं एट द एंड ऑफ द ऑल जर्नल एंट्रीज। ठीक है ना? तो फिलहाल मेरा 2.5 लाख का कॉल्ड अप कैपिटल है। मैं और एक कॉल करूंगा आगे जाके, करेक्ट है कि नहीं? कौन सा? अलॉटमेंट का 3 रुपए का कॉल करूंगा, तब मैं क्या एंट्री मारूंगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो आपने कैपिटल क्रेडिट कर दिया। वेन एवर यू मेक अ कॉल यू क्रेडिट कैपिटल। तब आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? पहले का 2.5 लाख, नया वाला 3 लाख, 5,50,000 का हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना है? 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख। देन सब्सक्राइब कैपिटल कितना है? 10 लाख। लेकिन अगले लाइन पे कॉल्ड अप कैपिटल कितना लिखोगे? 5,50,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल करोगे। अब फर्स्ट कॉल के वक्त ये नायर ने ज्यादा पैसे भर दिए, तो जो ज्यादा भरा है उसको हमने कैपिटल बोलना है या कॉल्स इन एडवांस बोलना है? तो उस केस में कॉल्ड अप कैपिटल कितना दिखाएंगे? 3 रुपए प्लस और 2 रुपए आ गए ना, तो टोटल कितने आ गए? देखो 7.50 इंटू 1 लाख शेयर, तो 7.5 लाख रुपए का आपका कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट कॉल के बाद। एंड फाइनल कॉल के बाद आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। तो उस केस में फाइनल कॉल हो चुका है, कंपनी ने सब कॉल कर दिए हैं, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना होगा? सॉरी, इशूड कैपिटल कितना होगा? 1 लाख शेयर 10 रुपए के, बराबर है कि नहीं? एंड कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? 1 लाख शेयर 2.5 रुपए के, सॉरी 10 रुपए के, 10 लाख हो जाएगा। बट और एक कंसेप्ट है इसमें, अगला कंसेप्ट कौन सा है? पेड अप कैपिटल। अब नायर ने तो कॉल्स इन एडवांस पे किया, तो उसका पूरा पैसा आ चुका है, लेकिन ये एक जो शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स पे नहीं किए, उसके कितने रुपए आने बाकी है? 1000 इंटू 2 रुपए 50 पैसे, यानी 25,000 या 2,500। हाँ, तो 2,500 आया ही नहीं ना दोस्तों। तो आपका कॉल्ड अप कैपिटल 10 लाख हो चुका है, बट आपका पेड अप कैपिटल कितना है? 10 लाख माइनस 2,500। आपका 2,500 का बैलेंस कौन से अकाउंट में रहेगा? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में रहेगा। तो दोस्तों वो कॉल्स इन एरियर्स वाला जो बैलेंस है ना, हम कैपिटल से माइनस करके पेड अप कैपिटल निकालते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल कितना दिखेगा? 10 लाख लेस कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्ड अप कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कॉल्ड अप कैपिटल हमारे अकाउंट्स में दिखता है, वो अकाउंट बैलेंस है, याद रखना। तो कॉल्ड अप कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है, और कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा होता है? डेबिट। तो बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर्स हम कहां पे दिखाते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं, एंड तब जाके जो कैपिटल मिलता है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। आर यू ऑल गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ कैपिटल्स? तो चलो बताओ, टाइप्स ऑफ कैपिटल कौन से हैं? ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। ये पांचों टाइप ध्यान में रख सकते हो। जगह जगह पे अपना कॉल्ड अप कैपिटल बदलता जाएगा, क्योंकि हम कॉल धीरे धीरे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली एक दिन जब आप सभी कॉल कंप्लीट करोगे, तब आपका कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा? जितना आपका इशूड कैपिटल है उतना ही हो जाएगा, जितना आपका सब्सक्राइब कैपिटल है उतना ही हो जाएगा। 1 साल में हो सकता है, 2 साल में हो सकता है, जैसे आप कॉल करोगे उसके हिसाब से होगा। आर यू गेटिंग इट? एंड वन डे अगर आपके सारे के सारे पैसे आ जाते हैं, तो पेड अप कैपिटल भी आपका उतना ही हो जाएगा। ऑथोराइज कैपिटल आपका ज्यादा हो सकता है। मान लो मेरे कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है, 10 लाख शेयर्स है, और मैंने उसमें से बस 5 लाख शेयर इशू किए, तो चलता है क्या? यस, ऑथोराइज कैपिटल इज अ मैक्सिमम कैपिटल जो मैं कभी भी इशू कर सकता हूँ। बट राइट नाउ आई हैव इशूड ओनली 5 लाख शेयर्स। इन फ्यूचर आई कैन इशू रिमेनिंग शेयर्स। मान लो मेरा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख है और इशूड कैपिटल भी 10 लाख है, तो क्या मैं और शेयर इशू कर सकता हूं? आंसर इज यस, बट आपको ऑथोराइज कैपिटल अपडेट करना पड़ेगा, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको नया कैपिटल चाहिए। उसके हिसाब से जो फीस है प्रिस्क्राइब्ड वो देनी है, और फिर आपको क्या मिल जाएगा? नया सैंक्शन ऑथोराइज कैपिटल मिल जाएगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स, आपके शेड्यूल 3 में हर टाइप का कैपिटल
शेयर कैपिटल के नीचे लिखने के लिए बोला है। तो जब आपका क्वेश्चन सारी इंफॉर्मेशन देगा तब हम अच्छे से लिखेंगे। ओके, अभी इस क्वेश्चन के लिए हम शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट भी बनाएंगे। आर यू ऑल गेटिंग दिस? बैलेंस शीट बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके मुझे बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, बस इस कॉन्टेक्स्ट के रिलेटेड, इश्यू ऑफ शेयर्स रिलेटेड ही बैलेंस शीट के शेड्यूल पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं पूछते। क्लियर है दोस्तों? तो अभी मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है, कौन सा? टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसकी थ्योरी मैं बाद में आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वापस पढ़ के दिखाऊंगा। क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? बट मैं अगले कंसेप्ट की तैयारी इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही कर रहा हूं, चलेगा? चलो अब चलो दूसरी एंट्री की तरफ जाते हैं। ब्रेक चाहिए क्या? यस। कितने बजे तक क्लास है मेरा? मुझे पता नहीं। 4:45। ठीक है, तो 3:30 बजे से 4:45 तक हो जाएगा ना? ब्रेक ले लें यहाँ पे? हाँ, 15 मिनट के बाद मिलते हैं, चलेगा?